नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसी खबरें जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, ताकि इन खबरों पर आपकी एक व्यापक समझ का निर्माण किया जा सके, जिस व्यापक समझ का प्रयोग आप अपनी परीक्षा में कर सके, अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि पिछले सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। एक खबर रही है यूरोपियन रेड एडमिरल तितली से संबंधित। एक महत्वपूर्ण प्रजाति है तितली की जो कि पहली बार भारत में देखी गई है। तो कहां पर देखी गई है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। दूसरी खबर हमारी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट से जुड़ी हुई है जो हमें बताती है कि तेंदुए के अंगों का इस्तेमाल बाघ के अंगों की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। यानी जहां पर पहले बाघ के अंगों का इस्तेमाल होता था, अब तेंदुओं के अंगों का इस्तेमाल हो रहा है बाघों के अंगों को बता करके। आप जानते हैं कि बाघ को विश्व भर में एक बहुत ही उच्च स्तरीय संरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे बाघों का शिकार करना, उनका व्यापार करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो अब इसके स्थान पर किसके अंगों का प्रयोग हो रहा है? तेंदुए के अंगों का प्रयोग हो रहा है। तो ये रिपोर्ट क्या है और तेंदुए के बारे में उसकी संरक्षण स्थिति क्या है, आईयूसीएन के अंतर्गत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। एक मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है, वो है जैव विविधता से संबंधित लाभ से, यानी बायोडायवर्सिटी से संबंधित अलग अलग लाभ हमें प्राप्त होते हैं, अलग अलग कंपनियों को प्राप्त होते हैं, कॉरपोरेशंस को प्राप्त होते हैं। उन लाभों का क्या हमें वितरण इंडिजिनस समुदाय, स्थानीय समुदायों के साथ करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी भूमिका रहती है इन लाभों को संरक्षित करने के अंतर्गत। तो इनके माध्यम से मान लिया अगर हमने कोई भी मेडिसिन बनाई, तो उस मेडिसिन को के माध्यम से जो लाभ प्राप्त हो रहा है, तो क्या उसका हिस्सा उस समुदाय को नहीं मिलना चाहिए जो कि उस पौधे को संरक्षित हजारों साल से रखे हुए है, जो कि उसके क्षेत्र से संबंधित है? तो इंडिजिनस समुदाय को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इसी से संबंधित है जैव विविधता लाभ, उनका समान और न्यायपूर्ण वितरण। इससे संबंधित कानून की अगर कोई संधि है या कोई कानून है तो वो क्या है, इन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत को अपनी आर्कटिक नीति में बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्कटिक का जो नेचर है वो लगातार बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ तो पिघल ही रही है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने के कारण एक सबसे बड़ी स्थिति, सबसे बड़ी विकासमान स्थिति क्या है कि आर्कटिक के आसपास जो जल मार्ग है उसका इस्तेमाल परिवहन के अंतर्गत हो सकता है। तो अगर परिवहन के अंतर्गत इस्तेमाल हो सकता है तो आर्कटिक भविष्य में एक भू राजनीतिक स्पॉट, एक भू रणनीतिक स्पॉट हो सकता है, जियो स्ट्रेटेजिक एरिया हो सकता है, और इसी के अनुरूप भारत को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात होगी और सबसे पहले बात होगी यूरोपियन रेड एडमिरल तितली के बारे में। इसके बारे में सामान्य तथ्य जानते हैं, चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे पहली बार भारत में देखा गया है। इस तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेनेसा एटलांटा इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये दुर्लभ प्रवासी प्रजाति है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गमन करती है। कहां पर इसको देखा गया है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में इसको देखा गया है। पहाड़ी का नाम क्या है? थाथरना हिल्स। थाथरना हिल्स को आप किस प्रकार से लिखेंगे? था थरना हिल्स। इसको हिंदी में इस प्रकार था थरना हिल्स इस प्रकार भी लिखा जाता है और इस प्रकार भी इसको लिख दिया जाता है। तो थाथरना हिल्स में इसकी अवस्थिति पाई गई है, जो बताती है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रजाति की खोज के बाद हिमाचल प्रदेश में दर्ज तितलियों की कुल संख्या कितनी हो गई? प्रजातियों की संख्या कितनी हो गई? तितलियों की 440 हो गई है। तो ये सामान्य चर्चा हुई। अब हम यूरोपियन रेड एडमिरल तितली के बारे में कुछ सामान्य तथ्य जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है वेनेसा एटलांटा, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका आकार क्या है? मध्यम से बड़ा इसका आकार होता है, यानी मध्यम से लेकर के ये बड़ी हो सकती है। पंखों का फैलाव लगभग 45 से 60 मिलीमीटर होता है। अगर हम इसके परिवार की बात करें तो ये निम्फालिडे परिवार से संबंधित है। ब्रूश फुटेड तितलियां के नाम से इसको जाना जाता है। इसका आवासीय क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करें तो मूल रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में पाई जाती है। मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बाग बगीचों में, घास के मैदानों में, और उष्ण यानी गर्म समशीतोष्ण जंगलों में भी इसकी अवस्थिति पाई जाती है। एक शक्तिशाली प्रवासी प्रजाति है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। दक्षिण एशिया की बात करें या एशिया की बात करें तो इसे
हाल ही में वर्ष 2022 में पाकिस्तान में देखा गया था, और बलूचिस्तान में भी इससे पहले इसकी उपस्थिति 1929 में देखी गई थी। इसके बाद भारत में ये पहली बार देखी गई है। और कहां पर देखी गई है? हिमालय क्षेत्र धौलाधार में इसको रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग की इसमें विशिष्ट भूमिका रही है। इस तितली के सामान्य व्यवहार के बारे में अगर बात करें, ये एक सामान्य तस्वीर है इस तितली की, आप देख सकते हैं। तो ये फूलों के रस, सड़े हुए फलों और पेड़ की छाल से रस लेती है। और इसके जो लार्वा है वो मुख्य रूप से बिच्छू बूटी, जो कि हिमालय क्षेत्र में और विशेष तौर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बिच्छू बूटी नामक पौधे पर निर्भर होते हैं इसके लार्वा। इसकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? जो कि भारतीय रेड एडमिरल तितली है उससे ये कई मामलों में अलग है। जैसे आप इसके ऊपर ये लाल रंग की पट्टियां देख सकते हैं, जो कि ज्यादा गहरी होती हैं और संकरी भी होती हैं, नैरो होती हैं, नेडी होती हैं। इसके अलावा इसके ऊपरी पंखों पर एक विशिष्ट धब्बा देख सकते हैं, जो कि भारतीय प्रजाति जिसको वेनेसा इंडिका के नाम से जानते हैं उसमें नहीं होता। आप ये सफेद धब्बे देख सकते हैं ना, ये भारतीय प्रजाति में नहीं होते, जिसको वेनेसा इंडिका के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में ये एक बेसिक जानकारी हुई। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। ये हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश की अवस्थिति यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला की अवस्थिति यहाँ पर है। तो हिमालय की निचली श्रृंखला इसको माना जाता है, और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा और मंडी जैसे जिलों में फैली हुई है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो लगभग 5000 मीटर तक जाती है। जैव विविधता से भरपूर है, कई तितली प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, औषधीय पौधे भी मिलते हैं, पशु पक्षियों की अन्य प्रजातियां भी यहाँ अवस्थित हैं। धर्मशाला के पास थाथरना हिल्स, जो कि लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, यहाँ पर इस तितली को देखा गया है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो बताया था आपको कि तेंदुए के अंग की जगह बाघों के अंग का इस्तेमाल हो रहा है समाचारों में, इसलिए है क्योंकि तेंदुए के अंगों को अब बाघों के विकल्प के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वन्य व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रिपोर्ट किसके माध्यम से हमारे सामने आई है? एक संगठन है, वैश्विक पशु कल्याण संगठन, जिसका नाम है 4PAWS। तो 4PAWS के नाम से एक ये जानकारी हमारे सामने आती है, और इसने चेतावनी दी है कि अब चाहे वो परंपरागत दवाएं हो, ट्रॉफी हो या फैशन उत्पाद हैं, उसमें तेंदुए के अंगों का इस्तेमाल हो रहा है, और इसलिए तेंदुओं के शिकार भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तेंदुओं के शिकार बढ़ रहे हैं, किस लिए बढ़ रहे हैं? तेंदुओं की हड्डी के लिए, उसकी खाल के लिए, उसके दांत के लिए, उसकी खोपड़ी के लिए, और इन सभी को बाघों के अंग बता करके मार्केट में बेचा भी जा रहा है। साइट्स के एक डेटा के अनुसार, साइट्स मतलब कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो कि एक प्रकार का अभिसमय है, संगठन नहीं अभिसमय है, एक कन्वेंशन है, जो कि कई महत्वपूर्ण प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, उनको संरक्षित करने का प्रयास करता है, जो भी महत्वपूर्ण वन्य जीव और वन प्रजाति है। 2020 से 2023 के बीच लगभग 12,000 तेंदुए और उनके अंगों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। साइट्स के डेटा के अनुसार अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में तेंदुओं ने अपना लगभग 75% प्राकृतिक आवास खो दिया है। तेंदुओं को साइट्स के अंतर्गत कड़ी सुरक्षा दी गई है, क्योंकि साइट्स के अंतर्गत इनको श्रेणी 1 अपेंडिक्स जो निर्धारित किए गए हैं परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है, जो कि उच्चतम स्तर के संरक्षण की बात करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। फिर भी इनका शिकार लगातार हो रहा है, इनके अंगों का व्यापार हो रहा है, और कई देश जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर कानून प्रणाली का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कमजोर है। वहां पर कैप्टिव ब्रीडिंग यानी तेंदुओं को कैद में रखा जा रहा है, उनका प्रजनन किया जा रहा है। प्रजनन के माध्यम से नए तेंदुओं को, एक प्रकार से शिशुओं का हासिल किया जाता है, और फिर उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उनके अंतर्राष्ट्रीय अंगों का व्यापार, उनका अंगों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, और इससे अवैध व्यापार को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। तेंदुओं के बारे में सामान्य पर्यावरणीय जानकारी हासिल करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। परिवार कौन सा है? फेलिडे यानी बिल्ली परिवार है। प्रकार कौन सा है? बड़े बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं, अफ्रीका से लेकर एशिया तक फैले हुए हैं। अत्यधिक अनुकूलनीय माना जाता है, यानी ये कई तरह के प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जैसे जंगलों में रहते हैं, घास के मैदान में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, मानव बस्तियों के पास भी इनको आप देख सकते हैं। एकाकी जीवन, सोलिटरी जीवन बिताने के एक प्रकार से शौकीन होते हैं, रात्रिचर होते हैं, नॉकचर्नल प्राणी होते हैं, अपने शिकार को छिपाकर सुरक्षित स्थान पर ये लेकर के जाते हैं। दुनिया
में तेजी से इनकी घटती संख्या के कारण कई क्षेत्रों में इनको लुप्त प्राय की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। हालांकि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इनको सुभेद्य यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा साइट्स के परिशिष्ट 1 में रखा गया है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, जो कि अभी आपको बताया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। यहां पर भी उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की गई है। और जो भारत में तेंदुए की प्रजाति पाई जाती है उसका नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस फुस्का, ये प्रजाति भारत में पाई जाती है। इसके अलावा भारत में पहाड़ी क्षेत्रों पे आप देख सकते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिम तेंदुआ भी पाया जाता है, वो कि अपने आप में एक अलग प्रजाति है। भारत में तेंदुओं से संबंधित अगर आंकड़ों की बात करें, वर्ष 2022 के आंकड़े हैं, जो कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022, ये रिपोर्ट का नाम था। इसमें 20 राज्यों और लगभग 70% जानवरों के अपेक्षित आवास, यानी जहां पर बहुत ज्यादा संभावना है कि वहां पर तेंदुओं की उपस्थिति होगी, उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। और इसके माध्यम से हमें पता लगा कि वर्ष 2022 में भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874 है, यहां आप देख सकते हैं। और 2018 में कितनी थी? 12,852 थी। इसमें 8% की बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। शिवालिक परिदृश्य में तेंदुओं की लगभग 65% आबादी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मौजूद है। केवल 1/3 तेंदुए ही संरक्षित क्षेत्रों के भीतर है। और जब हम शिवालिक की बात करते हैं तो वो सबसे निचली हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। शिवालिक लैंडस्केप हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिसमें शिवालिक पहाड़ियां या शिवालिक रेंज के रूप में भी इसको हम जानते हैं। सबसे ज्यादा लियोपोर्ड्स की संख्या भारत में कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को लियोपोर्ड स्टेट भी इसलिए जाना जाता है। और कितनी संख्या है? वर्ष 2022 के आंकड़े के अनुसार 3,907 इसकी संख्या है। अगली खबर की तरफ लौटते हैं। अगली खबर है हमारी जैव विविधता से संबंधित। जैव विविधता से संबंधित कई प्रकार के लाभ हैं। उन लाभों का जो हिस्सा है वो इंडिजिनस समुदाय, स्थानीय समुदायों को भी मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए, न्यायपूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभर रहा है। क्यों उभरा है? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने जैव विविधता के उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायपूर्ण और समान वितरण के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम जैविक विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुंच और लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा विनियमन 2025 के तहत कब अधिसूचित किए गए हैं? 29 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किए गए हैं। ये नए नियम डिजिटल अनुक्रम सूचना, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को भी लाभ साझा करने के दायरे में लाते हैं। इसका मतलब आप ठीक तरीके से समझ लीजिए कि इसको सामान्य तौर से किस नाम से जाना जाता है? एबीएस, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि मान लिया हमारे देश में बहुत से स्थानीय आदिवासी समुदाय हैं जो बहुत समय से किसी पौधे का संरक्षण कर रहे हैं और उस पौधे से निर्मित औषधि का इस्तेमाल कई प्रकार के रोगों को ठीक करने में भी कर रहे हैं। अब मान लिया कोई कंपनी आती है और वो कंपनी इस पौधे से क्या करती है? एक नई दवाई का निर्माण करती है और इसकी मार्केटिंग करती है, क्योंकि उसके पास कई प्रकार की सुविधाएं हैं, कई मार्केटिंग तंत्र हैं और इसका विश्व भर में वो एक व्यापार खड़ा कर देती है। और व्यापार खड़ा कर देती है, मान लिया $100 बिलियन का एक व्यापार खड़ा कर देती है। अब इस पौधे का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? स्थानीय समुदाय द्वारा किया गया था। अब इसकी $100 बिलियन में हिस्सेदारी होनी चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए? क्या $100 बिलियन में इसकी स्थानीय समुदाय की हिस्सेदारी स्थापित करके उसका वास्तविक हक उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय संगत तरीके से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इस तक इसकी पहुंच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि स्थानीय समुदाय की इस व्यापार को खड़ा करने में बुनियादी भूमिका है, अगर ये हजारों साल तक इस पौधे को संरक्षित न करता। इसी को कहते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, पहुंच और लाभ वितरण जैव विविधता से संबंधित। इसी प्रकार से जंगली क्षेत्रों में कई प्रकार के लाभ होते हैं। ऑर्गेनिज्म से संबंधित जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, जैसे कई प्रकार के पौधों और जानवरों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके डीएनए का एक अनुक्रम निर्धारित करके उस डीएनए अनुक्रम की जैविक कोड के रूप में जानकारी को डिजिटल रूप में भी रख सकते हैं और भविष्य में उस पर भी काम कर सकते हैं। उस पर भी एक नई जानकारी हासिल करके उसको भी एक प्रोडक्ट के रूप में बदला जा सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन।
किसका सीक्वेंस? डीएनए का सीक्वेंस। अलग अलग जानवरों या ऑर्गेनिज्म का हमने एक सीक्वेंस निकाला डीएनए का, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन निकाली और उसको डिजिटलाइज फॉर्म में रख दिया ताकि उसका कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके लाभ का भी वितरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनियां इसका भी इस्तेमाल करती हैं, जानकारी को साझा करने के अंतर्गत इसका भी एक व्यापार है। तो इन सभी से संबंधित भारत ने कुछ नियम अधिसूचित कर दिए हैं, उनके बारे में जानते हैं। रेगुलेशन, जैविक विविधता पहुंच और लाभ साझाकरण विनियम 2025, इसके बारे में जानते हैं। इसमें किस तरह की चीजें निर्धारित की गई है? टर्नओवर, कंपनियों का कितना टर्नओवर होता है, टर्नओवर आधारित स्लैब सिस्टम माने गए हैं। मान लिया अगर कोई कंपनी इस प्रकार के लाभों का जो उसका टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक पहुंचता है, तो उसको टर्नओवर वालों को लाभ साझा करने से छूट प्रदान। अगर कोई कंपनी अपने ज्ञान का प्रयोग, इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग करके दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जो स्थानीय समुदाय हैं या दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जो जानवर हैं, पौधे हैं, उसके बारे में किसी प्रकार की रिसर्च करके अगर लाभ हासिल करती है और वो लाभ 5 करोड़ तक है, तो वो उसको लाभ साझा करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। लेकिन अगर लाभ 5 करोड़ से 50 करोड़ तक है तो 0.2% का लाभ साझा करना होगा। इसी के अलावा 50 करोड़ से 250 करोड़ के टर्नओवर में 0.4% का लाभ साझा करना होगा। 250 करोड़ से अधिक के लाभ में 0.6% का लाभ साझा करना होगा और 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों को प्रत्येक वर्ष उपयोग किए गए संसाधनों की जानकारी देना आवश्यक होगा। औषधीय पौधे उगाना यानी कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स पर लाभ साझा करने से छूट प्रदान भी की गई है कई कंपनियों को, ताकि एक एक्सेस भी रहे। जो कंपनियां अगर कोई औषधीय पौधे उगाती है तो औषधीय पौधे उगाना किसी के लिए एक हार्मफुल ना हो, या आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से नुकसानदेह ना हो, इसकी भी छूट प्रदान की गई है कई कंपनियों को। जैसे पतंजलि, बैद्यनाथ, डाबर जैसी कंपनियां अगर औषधीय पौधे कम उगाती हैं और उसके माध्यम से लाभ कमाती हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था से उसे छूट रहेगी। यदि उत्पाद में दोनों प्रकार के पौधे हों यानी कल्टीवेटेड और नॉन कल्टीवेटेड पौधे हों तो कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विनियमन हमारे सामने आए हैं, रेगुलेशन हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा उच्च संरक्षण या उच्च आर्थिक मूल्य वाले जैव संसाधन, चाहे उनका लाभ साझा करना अनिवार्य होगा। यानी अगर कोई लाल चंदन से, रेड सैंडल से या चंदन से, सैंडलवुड से, अगरवुड से या अन्य संकटगत अन्य जो एंडेंजर्ड प्रजाति है उससे किसी प्रकार का लाभ हासिल करता है तो उनका लाभ साझा करना अनिवार्य होगा उनसे, उनके माध्यम से जो भी लाभ हासिल होता है। और इसमें शेयरिंग कितनी होगी? न्यूनतम 5% होगी। और अगर इनका प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों से किया जाता है तो शेयरिंग कितनी होगी? 20% से अधिक भी शेयरिंग करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई शोध करता है और बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में किसी चीज का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए भी लाभ साझा करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम निर्धारित किए गए हैं। कुल एकत्र राशि का, अगर इस प्रकार से कोई भी कंपनी कुल एकत्र राशि का कोई भी कंपनी कितना टर्नओवर हासिल करती है उसका 10 से 15% राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए द्वारा भी रखा जाएगा, जिससे स्थानीय समुदायों के विकास की एक बेहतर पृष्ठभूमि का निर्माण करवाया जा सके। स्थानीय समुदायों का एक प्रकार से इस फंड के माध्यम से विकास सुनिश्चित किया जा सके। एबीएस क्या है? एबीएस को हमने अभी बता दिया है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, पहुंच और लाभ साझाकरण। वैश्विक तंत्र है जो जैविक संसाधनों और उनसे जुड़ी पारंपरिक जानकारी के उपयोग से प्राप्त लाभों को स्थानीय समुदायों और संरक्षक समूहों के साथ साझा करने की व्यवस्था करता है। हम समझा चुके हैं इसको। उद्देश्य क्या है? जैव विविधता की रक्षा करना, स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण करना, न्यायपूर्ण लाभ वितरण सुनिश्चित करना। भारत में कानूनी ढांचे की बात करें तो भारत में मूल अधिनियम क्या है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002, और इसमें वर्ष 2023 में संशोधन भी किया गया था। कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया, विशेष रूप से जो आयुष पद्धति के लिए अगर कहीं पहुंच स्थापित की जाती है तो उसके से संबंधित जो अनुमतियां हैं, जो अप्रूवल है, उनको आसान बनाया गया था। आयुष आप जानते हैं कि भारत में आयुर्वेद, योग, सिद्ध और आपका होम्योपैथी को प्रचलित करने के लिए कुछ स्पेशल पद्धतियों को एस्टेब्लिश करने के लिए एक पहुंच एस्टेब्लिश करती है दूरस्थ क्षेत्रों तक। तो इससे संबंधित अगर वो कुछ नई पद्धतियां गढ़ लेती हैं तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण छूट इनको प्रदान की गई थी। वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखें तो हाल ही में आप जानते हैं वर्ष 2024 में कोप 16 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आप जानते हैं जैव विविधता की कोप 16 की बैठक हुई थी। सीबीडी की कहां पर हुई थी? कोलंबिया के कैली शहर में हुई थी।
और इसमें इससे संबंधित एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से संबंधित एक मल्टीलेटरल मैकेनिज्म, एक बहुपक्षीय तंत्र की स्थापना की गई है। और इस तंत्र की स्थापना करके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, कॉस्मेटिक्स कंपनी, कृषि और बायोटेक उद्योग को लाभ साझा करने के लिए बाध्य करने की भी व्यवस्था को खड़ा किया गया है। अब ये इंप्लीमेंट कितना होगा, ये भविष्य की एक बात होगी। अगला टॉपिक हमारा भारत और आर्कटिक से जुड़ा हुआ है। भारत ने वर्ष 2022 में एक नीति बनाई थी, लेकिन उसकी वो नीति वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय संरक्षण के दृष्टिकोण से ही बनाई गई है, जबकि आर्कटिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की वजह से बर्फ धीरे धीरे कम हो रही है। इसके कारण भविष्य में एक जल परिवहन का, आप कह सकते हैं परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग हो सकता है, जिससे ये क्षेत्र एक भू राजनीतिक, भू रणनीतिक क्षेत्र के रूप में उभरता जा रहा है। और यही कारण है कि आप जानते हैं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी ग्रीनलैंड की मांग की गई थी, क्योंकि आर्कटिक सर्कल में ग्रीनलैंड की उपस्थिति है। अगर आर्कटिक सर्कल में ग्रीनलैंड तक अमेरिका की उपस्थिति हो जाएगी तो वो आर्कटिक क्षेत्र पर अपने नियंत्रण और प्रभाव को बढ़ा सकता है और इस क्षेत्र का बेहतर तरीके से, इसके संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसी के अनुरूप भारत की नीति होनी चाहिए, यानी आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में किस रूप में काम में लाया जा सकता है। दुर्लभ मृदा जो तत्व है उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, संसाधनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, भविष्य के जलमार्ग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और भारत की नीति भी उसी प्रकार से होनी चाहिए, केवल पर्यावरणीय संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान करने से संबंधित ही नहीं होनी चाहिए। तो आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ता सैन्यकरण और महाशक्तियों के बीच जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, स्ट्रेटेजिक जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उसके कारण ये क्षेत्र फिर से वैश्विक भू राजनीतिक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। भारत की वर्तमान जो आर्कटिक नीति है वर्ष 2022 की, ये केवल वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर ही केंद्रित है। जिस प्रकार से एक भू राजनीतिक तत्व के रूप में एक क्षेत्र उभर रहा है, उसको ये नीति पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाती। हाल ही में नीति आयोग, नीति निर्माताओं और रणनीतिक विश्लेषक जो हैं, उन्होंने भारत की नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता बताई है। ये आप नॉर्थ पोल देख सकते हैं, और जो आर्कटिक सर्कल की स्थिति है वो 66.5 डिग्री से लेकर के नॉर्थ पोल तक मानी जाती है। नॉर्थ पोल तक इसकी अवस्थिति है। तो ये आर्कटिक सर्कल की अवस्थिति आप देख सकते हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण परिषद भी है जिसको हम आर्कटिक परिषद के नाम से जानते हैं, जिसका गठन 1996 में हुआ था। एक महत्वपूर्ण परिषद है और इसमें 8 देश हैं, रशिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क इसमें है, कनाडा और अमेरिका भी इसमें है। ये 8 देश आर्कटिक परिषद में है, जिसकी स्थापना 96 में हुई थी, जो क्षेत्र के सतत विकास को आगे बढ़ाने की बात करता है। उसी दृष्टिकोण से ये स्थापित 1996 में किया गया था। आर्कटिक क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। अब केवल वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण का ही ये क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि सैन्य और सामरिक प्रतिस्पर्धा का भी केंद्र बन गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण नॉर्दर्न सी रूट, उत्तरी सागर रूट अब अधिक समय तक नौवहन योग्य बन गया है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है तो अधिक समय तक इसका नौवहन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार मार्गों में बदलाव की भी भविष्य में संभावना है और इसलिए क्षेत्र भू रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश यहाँ सैन्य ठिकाने, पनडुब्बियां और अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की आर्कटिक नीति वर्ष 2022 की है, जो मुख्य रूप से जलवायु विज्ञान, पारिस्थितिकी संरक्षण और सतत विकास पर केंद्र है रखती है। ये नीति हिमालय और आर्कटिक के बीच थर्ड पोल कनेक्शन को मान्यता देती है, यानी दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव है, इसकी गहराई से जांच करने का प्रयास करती है। दोनों क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने के प्रभाव और दक्षिण एशिया की जल सुरक्षा और मानसून पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, इसकी जांच करने का प्रयास करती है। भारत का स्वालबोर्ड में, जो कि नॉर्वे में स्थित है, एक अनुसंधान केंद्र है। आर्कटिक काउंसिल में वर्ष 2013 में भारत को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया था, ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया था और वैज्ञानिक अभियानों में भारत की इसके अंतर्गत भागीदारी है। आर्कटिक परिषद के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। 1996 में यह स्थापित हुआ था। 8 देश हैं, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, कनाडा और यूएस। अलास्का की अवस्थिति यहां देख सकते हैं। अगर अमेरिका ने इच्छा जाहिर की है कि वो ग्रीनलैंड, विशेष तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अमेरिका की यहां भी उपस्थिति हो जाएगी। इसके माध्यम से वो रशिया के इस हिस्से पर बेहतर तरीके से नजर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आर्कटिक परिषद एक बहुपक्षीय मंच है, एक मल्टीलैटरल फोरम है, या आप एक संगठन के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं।
आर्कटिक सहयोग को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास पर यह केंद्रित है। 1996 में स्थापना हुई। 8 देश हैं, 8 देशों के नाम हमने जान लिए। वर्ष 2013 में भारत को पर्यवेक्षक देश ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा इसके अंतर्गत मिला, लेकिन अब ये मंच बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। आर्कटिक परिषद में भी लगातार सुधार की मांग हो रही है और हो सकता है भविष्य में एक नया संगठन हमें देखने को मिले। भारत की नीतियों में कमी बताई गई है, क्योंकि भारत की नीति रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज करती है और अन्य देश यहां सैन्य उपस्थिति और अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। भारत की नीति इसको कवर नहीं करती है। भारत की नीति अभी भी अपॉलिटिकल है, यानी गैर राजनीतिक है, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देती है और भू राजनीतिक परिवेश जिस प्रकार से यहाँ का बढ़ रहा है उसके लिए अपर्याप्त है। भारत नई शासन संस्थाओं में सक्रिय भाग नहीं ले रहा है। नई शासन संस्थाओं का मतलब क्या है? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, यहाँ पर शिपिंग को बढ़ाना, इस मार्ग का इस्तेमाल करना और डिजिटल रेगुलेशन करना, यहाँ पर अपनी एक डिजिटल उपस्थिति भी दर्ज करवाना। उत्तरी सागर मार्ग यानी नॉर्दर्न सी रूट के कारण व्यापार मार्गों में बदलाव भविष्य में हो सकता है। इससे भारत के इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी उद्देश्यों के लिए भी ये मार्ग एक चुनौती बन सकता है और भारत की नीति भी ऐसी होनी चाहिए ताकि वो इसको रिफ्लेक्ट करे, इसको प्रतिबिंबित करे। अगर सिफारिशों की बात करें कि भारत को किस प्रकार से नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है, तो भारत को 3 स्तरीय रणनीति बनाने की आवश्यकता है। विदेश और रक्षा मंत्रालयों में विशेष आर्कटिक प्रकोष्ठ बनाए जाने चाहिए। अंतर मंत्रालय बैठकें होनी चाहिए। थिंक टैंकों से भी सहयोग करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से ऐसे देश जो समान रूप से सोचते हैं, लाइक माइंडेड देश हैं, उनके साथ द्वैत उपयोग वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की जा सकती है जो कि लॉजिस्टिक सुविधाओं से समृद्ध हों, समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाते हों और उपग्रह के माध्यम से यहाँ पर निगरानी भी रखी जा सकती है। इसके अलावा नई शासन व्यवस्थाओं में भारत भागीदारी स्थापित कर सकता है। ब्लू इकोनॉमी जो कि मत्स्य पालन और उसके संपूर्ण प्रयोग से जुड़ी हुई है, शिपिंग रेगुलेशन, डिजिटल मानकों को स्थापित करने जैसी शासन व्यवस्थाओं में भारत भागीदारी कर सकता है। स्थानीय समुदायों से भी भारत संपर्क स्थापित कर सकता है, सम्मानजनक तरीके से उनके साथ सतत संवाद कर सकता है ताकि भारत की यहाँ पर एक सकारात्मक छवि का निर्माण हो सके। वैज्ञानिक कूटनीति के साथ साथ रणनीतिक उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जिसमें विभिन्न देशों के साथ सहयोग स्थापित करना है, उसके साथ साथ भारत को अपनी रणनीतिक उपस्थिति भी यहाँ दर्ज करानी चाहिए, अलग अलग देशों के साथ भागीदारी स्थापित करके। अब हर टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, यूरोपियन रेड एडमिरल तितली भारत में पहली बार कहां देखी गई? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी धर्मशाला धौलाधार पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, तेंदुए का IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में संरक्षण दर्जा क्या है? आपके सामने ऑप्शन है संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, विलुप्त या सुभेद्य। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जैविक विविधता पहुंच और लाभ साझाकरण विनियमन 2025 को भारत सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया? आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1 जनवरी 2025, दूसरा ऑप्शन है 16 मार्च 2025, तीसरा ऑप्शन है 29 अप्रैल 2025 और चौथा ऑप्शन है 3 मई 2025। अगला प्रश्न है, भारत की 2022 की आर्कटिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह नीति मुख्यतः पर्यावरणीय संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर केंद्रित है। दूसरा कथन क्या है? भारत आर्कटिक परिषद का स्थायी सदस्य है। और तीसरा जो कथन है वो है, नीति में नॉर्दर्न सी रूट यानी उत्तरी सागर मार्ग के सामरिक महत्व को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी आपको ये बताना है कि आर्कटिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।